हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने जाना कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, जो कि जन्म से ही शुरू हो जाता है और ये मृत्यु तक चलता रहता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस भी होती है, जिनमें हमने डिफरेंट स्टेज पढ़ी और कौन सी स्टेज से क्या क्वेश्चन पुट होता है ये भी हमने जाना। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट का। आगे हम देखते हैं कि लैंग्वेज के कुछ रूल भी होते हैं। लैंग्वेज के कुछ रूल भी होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में शुरू करते हैं। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डाल लेते हैं हम यहाँ पे, रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का नियम तंत्र क्या होता है। तो बेसिकली इसमें 5 रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने रूल्स के बारे में? 5 रूल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल जिसके बारे में हम जानते हैं कि भाषा का पहला नियम, तो यह है नंबर 1, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जिसे हिंदी में कहा जाता है ध्वनि तंत्र। क्या कहा जाता है गाइस? इसे ध्वनि तंत्र कहा जाता है। तो ध्वनि तंत्र यानी कि साउंड सिस्टम, जिसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं साउंड सिस्टम भी कह सकते हैं। तो साउंड सिस्टम यानी कि इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं अक्षर। जैसे हिंदी में हमारे अक्षर होते हैं 52 और इंग्लिश में हमारे अल्फाबेट होते हैं 26। तो ठीक उन 20 अल्फाबेट में किनके हम तोड़ सकते हैं, किनको तोड़ सकते हैं और किनको नहीं तोड़ सकते, इसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो सीधा सीधा इसका मीनिंग होता है, फोनोलॉजी में एक वर्ड आता है जिसका नाम है फोनिम। क्या है नाम? फोनिम। और जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वनिम। तो स्वनिम क्या होता है? स्वनिम वह होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। यह लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो कैसे होते हैं ये? तो जैसे जैसे हम इंग्लिश का जानते हैं टी, हमारे पास टी ऐसा वर्ड है, ऐसा एक अक्षर है या फिर एक अल्फाबेट हम कह सकते हैं। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो इसको त कहते हैं हम। तो टी को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते और वैसे ही हम त को भी टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो ये कहलाता है स्वनिम। और हम देख लेते हैं जैसे कि आर। आर को क्या कहते हैं? हम र कहेंगे और र के भी हम यहाँ टुकड़े नहीं कर सकते और आर के भी हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसी तरह से इनको कहा जाता है कि यह लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और इनका क्या होता है? इनका ऑर्डर फिक्स होता है। जैसे ABCD, इनका हमें पता है कि ऑर्डर फिक्स है। कोई B पहले नहीं आएगा, C पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? A आएगा, फिर B, फिर C। तो क्या कहा गया? इसमें ऑर्डर फिक्स होता है। और क्या होते हैं यह? एग्जाम्पल लाइक ABC एंड D। ये क्या हमारे? ये है हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें याद रहे। जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, उसे स्वनिम कहते हैं। स्वनिम कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फोनोलॉजिकल यानी कि एक साउंड सिस्टम है और इसमें क्या आता है? ऐसे अक्षर आते हैं जिनके बारे में हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको एक ही इकाई में रखते हैं। अगर हिंदी में हम कहें तो यह हो जाएगा छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं इसको। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि SH यानी कि श, हिंदी में क्या कहेंगे? श। तो इस श के, यह श क्या है? फोनिम है या कह सकते हैं स्वनिम है या नहीं है। तो क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वनिम नहीं है, या फिर श दे दिया जाए कि श आपका स्वनिम है या नहीं है। तो हम बता सकते हैं, देखिए श किससे, SH किससे मिलकर बना है? H से और प्लस H से, S और H से मिलकर बना है श। तो इसके टुकड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये स्वनिम नहीं है।
और अगर हम देखें एस, एस क्या है, एस के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो इट्स मीन यह स्वनिम है, यह फोनिम है। तो यानी कि जिसके टुकड़े हो जाएं वह आपका फोनिम यानी कि स्वनिम नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ही क्या इन्होंने कह दिया सीधा सीधा कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा साउंड है जिसे हम एक ही बार में बोलते हैं, दो में हम नहीं ब्रेक कर सकते। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि जिसे इन सब की नॉलेज होती है, इन सब का ज्ञान होता है, इनके बारे में पता होता है, तो उसे एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है वो यहां पर हम देखेंगे, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। क्या नाम दिया गया है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होता है, जिसे पता हो, टू नो हाउ ओरिजिन अ वर्ड, यानी कि उन्हें पता होगी कि अल्फाबेट का ओरिजिन कैसे हुआ है और किसके टुकड़े किए जा सकते हैं, उसको वो कहलाता है कि उसे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, यानी कि उसे स्वनिम का ज्ञान है या स्वनिम के बारे में जानकारी है, उसे क्या कहा जाता है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ये कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ भी लिया जाता है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है। इससे आगे हम देखते हैं कि सेकंड में क्या आता है। सेकंड नंबर यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर सेकंड। तो यह है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इसे क्या कहते हैं, शब्द, शब्द रचना भी कह सकते हैं और शब्द भी कह सकते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि दो शब्द ऐसे मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, शब्द रचना कह सकते हैं हम। और इसमें एक जैसे फोनिम था फोनोलॉजी में, वैसे ही मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में होता है मॉर्फिम। क्या होता है गाइस, मॉर्फिम, जिसे हिंदी में कहा जाता है रूपिम। तो ये रूपिम क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी होता है वर्ड कैसे बनते हैं। फोनोलॉजिकल ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है हमें कि एक वर्ड क्या है और एक वर्ड कैसे बनते हैं। क्या कहता है ये मॉर्फोलॉजी, ये कहता है एक वर्ड क्या है और यह कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं ये हमें पता चलता है मॉर्फोलॉजी से। और मॉर्फोलॉजी में मॉर्फिम आता है, मॉर्फिम को कहते हैं रूपिम, और यह बताता है, यह भाषा की अर्थ की, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। इंग्लिश में भी हम इसे लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, यानी कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है मॉर्फिम। और मॉर्फिम का एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, जैसे हमारे सामने है हेल्प। अब हेल्प पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मॉर्फिम यानी कि मॉर्फोलॉजिकल में कैसे वर्ड आते हैं। जैसे हमारे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, जैसे दो वर्डों से मिलकर एक नया वर्ड मिलता है, मतलब कि दो ऐसे अक्षरों से मिलकर एक नया अक्षर मिलता है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो वो होते हैं हमारे मॉर्फिम। तो क्या कहेंगे हम, जैसे हेल्प है, हेल्प के साथ में अगर ER हम लगा दे तो ये क्या बन जाता है, हेल्पर। तो ये क्या हो गए, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय के जैसे हो गए हैं। तो इसको देखिए, अब जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो हेल्प का यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो ये होता है मॉर्फिम। और इसमें कहा जाए कि हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसा वर्ड जिसका, मान लीजिए यहाँ पे टॉलर है, तो टॉलर, क्योंकि टॉलर हम क्या होता है, टॉल से बना, टॉल से हमने टॉलर बना दिया, तो टॉलर इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, तो इसको हम क्या कहते हैं, यह मॉर्फिम नहीं है, क्योंकि इसका जब हमने इसको जोड़ा तो एक नया वर्ड नहीं बना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, तो हमारे पास है स्मॉल। स्मॉल क्या है, ये स्मॉल का मतलब हमें पता है कि स्मॉल क्या होता है। अगर स्मॉल के साथ हम EST लगा देंगे, स्मॉलेस्ट, तो क्या बन जाता है, स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट क्या है, ये मॉर्फिम है।
लेकिन अगर इसी स्मॉल के साथ में हम ईडी लगा दे यानी कि स्मॉल, तो ये क्या होगा, इसका हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह मॉर्फिम नहीं है। यानी कि दो अक्षरों को जोड़कर एक नया वर्ड बनता है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, तो वह क्या कहलाता है, मॉर्फिम कहलाता है। और इस मॉर्फिम को तोड़ने पर कोई भी मीनिंग नहीं होता। जब इसको हम तोड़ दें तो उसका तोड़ने के बाद में कोई मीनिंग नहीं होता और उसको जोड़ने के बाद में भी कोई मीनिंग नहीं पता चलता हमें, तो वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है मॉर्फिम। और क्या कहा जाता है कि मॉर्फोलॉजिकल, जैसे हमने पढ़ा था फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, तो वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस किसे कहते हैं। तो जिनको मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होता है, अवेयरनेस होती है, जानकारी होती है, नॉलेज होती है, तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस। यानी कि जिसमें पता हो, सीधा सीधा आपको पूछ ले कि दो शब्दों के से मिलकर एक नया शब्द मिलता है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो वह क्या होता है, वह होता है मॉर्फिम। और ये आपको पता है तो इस मीन आपके पास मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस है। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा, तीसरा नंबर हम डाल लेते हैं यहाँ पर, ये होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स को क्या कहते हैं, वाक्य रचना। क्या कहते हैं, वाक्य रचना। तो देखिए पहले हमारा अक्षर आया, फिर हमारा शब्द आया, और अब हमारा आ गया है वाक्य। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्डर होता है वर्ड का। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो सेंटेंस में हर वर्ड का एक ऑर्डर फिक्स होता है, कब सब्जेक्ट आएगा, कब वर्ब आएगी और कब ऑब्जेक्टिव आएगा। तो यह वर्ड मतलब लैंग्वेज का फिक्स है कि ये कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस सही होगा, जब इनका ऑर्डर सही होगा। तो ये क्या कहा गया है इसमें, ऑर्डर ऑफ वर्ड। यहां पर बात की गई है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। और क्या कहा गया है, वर्ड हैज फिक्स्ड ऑर्डर, वर्ड हैज फिक्स्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए हमें पता है पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि यह सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस में ये तीनों चीजें होंगी और एक ऑर्डर में होंगी, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यह एक ऑर्डर में होंगी, यह ऑर्डर फॉलो करती हैं, तो वह सेंटेंस सही है। अगर हम उस ऑर्डर को यह आगे पीछे कर दे, मान लीजिए पहले वर्ब कर दिया, फिर सब्जेक्ट कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट कर दिया, तो यह सेंटेंस सही नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, वो हमने फॉलो नहीं किया। तो जिसका जो ये फॉलो करती है, मतलब एक ऑर्डर फिक्स होता है, वह ऑर्डर फिक्स हम फॉलो करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वह सेंटेंस इज करेक्ट। क्या कहते हैं हम, सेंटेंस इज करेक्ट। अगर यह सेंटेंस इस रूल को फॉलो नहीं करता, एक ऑर्डर जो फिक्स होता है उसे फॉलो नहीं करता, तो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत आ जाता है। कई बार एग्जाम में आपको लिखा आता है कि सेंटेंस को सही जो क्रम होता है उसका, वह क्रम सही क्रम में सेट करें। तो वैसे ही होता है सिंटेक्स कि आप सही क्रम में अगर वर्ड को लगा पाते हैं और एक अच्छा सार्थक जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, वैसा आप सेंटेंस बना पाते हैं, तो वह क्या है, आपके पास सिंटेक्स की नॉलेज है। तो क्या होता है, एक फिक्स ऑर्डर होता है किनका, वर्ड्स का, और फिक्स ऑर्डर के बाद इनका सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलता है सेंटेंस का। ये हमने कहा यहाँ पे हम ऑर्डर फॉलो करेंगे सिर्फ, और ऑर्डर फॉलो करने के साथ में कहा गया है कि कैसे, इसका हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं। तो सबसे पहले हम कहा है कि आई एम गोइंग टू प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे हमने कहा आई एम गोइंग टू प्लेग्राउंड। तो यह सेंटेंस हमें पता है कि इसमें जो हमने सीक्वेंस था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, ये हमने फॉलो किया था। इट्स मीन यह सब्जेक्ट, हमारा जो सेंटेंस है यह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को आगे पीछे लिख दे, जैसे कि अब मैं लिखती हूं, मान लीजिए हमने लिख दिया प्लेग्राउंड, और फिर मैंने लिख दिया गोइंग, फिर मैंने लिख दिया आई एम, फिर मैंने लिख दिया टू। अब मैंने देखिए वर्ड तो सब वही लिखे हैं जो पहले वाले सेंटेंस में थे, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने इनका ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया।
तो यह क्या कहा, यह सिंटेक्स के रूप में यह सेंटेंस हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। तो इसको क्या कहेंगे कि सही है, तो क्या कहा जाता है इसको, कैसे सही है ये, सिंटैक्टिकल इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्या है ये, वर्ड यानी कि सेंटेंस, इनका जो सीक्वेंस है वर्ड का वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए सिंटैक्टिकल यह सही नहीं है। हम अपनी ही मर्जी से वर्ड का ऑर्डर नहीं रख सकते, यह ऑर्डर फिक्स होता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माई नेम इज राधा। तो यह है इनका ऑर्डर, हमने देखा कि यह ऑर्डर अच्छे से और इनका मीनिंग निकल रहा है, तो यह क्या है, सिंटैक्टिकल, यह करेक्ट है सेंटेंस। लेकिन इसी को हम लिख दें, राधा माई इज नेम। अब देखिए मैंने वर्ड तो वही के वही लिखे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर जो मैंने आगे पीछे कर दिया है, तो इसका हमारे लैंग्वेज में हमें कुछ भी मीनिंग समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। तो इनका ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, तो इट्स मीन यह सिंटैक्टिकल इनकरेक्ट है। और जिसके पास यह नॉलेज होती है, जिन्हें ये पता होता है कि कैसे वर्ड को, ऑर्डर को फॉलो करना है, कैसे सही रखे होते हैं, कैसे एक सेंटेंस शुद्ध होता है, तो वह होती है उनके पास में सिंटैक्टिकल नॉलेज। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये हमने 3 रूल की बात की है। अब 4th रूल हम देखते हैं कौन सा है। तो 4th रूल है हमारा यहां पर सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का अर्थ होता है शब्दार्थ, यानी कि शब्दों का अर्थ। तो इसमें क्या होता है, वर्ड्स, यानी कि वह वर्ड जिनका कुछ मीनिंग होता है और 2 वर्ड मिलके, वह बहुत सारे वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। और इन सेंटेंस को साथ में रखने के बाद, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस को साथ में रखने के बाद फिर एक सेंटेंस बनता है, उसे हम कहते हैं सिमेंटिक। तो सिमेंटिक, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, वर्ड, यानी कि वर्ड्स जिनका क्या होता है, जिनका मीनिंग होता है। कैसे वर्ड हम लेंगे, मीनिंगफुल, और प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि सारे हम ऐसे वर्ड लेंगे, वर्ड प्लस वर्ड। ऐसे वर्ड प्लस वर्ड करके हम देखते हैं कि ऑर्डर को फॉलो किया हमने पहले वाले रूल में, और यहाँ पे हमने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड लिए जो सेंटेंस में होते हैं। और देखिए जैसे हमने कहा, वर्ड यानी कि मीनिंगफुल हो और वर्ड हो इनके साथ में, तो क्या बनता है हमारा, ऐसे वर्ड को इकट्ठा करने पर एक ऑर्डर में ये बनता है सेंटेंस। और ये सेंटेंस कैसा होता है, यह सेंटेंस होता है मीनिंगफुल, यानी कि उसका कुछ मीनिंग होता है या कुछ कन्वे करता है मीनिंग हमारे साथ, तो हम उसको मीनिंग समझ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक काफी प्रचलित या फिर फेमस एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। माई फादर इज punctured and my cycle is sick। तो देखिए अब आपने देखा कि ये इसमें जितने भी वर्ड लगे हुए हैं, हर किसी का कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन क्या माई फादर के साथ में पंक्चर्ड का कुछ मीनिंग है, कुछ समझ में आ रहा है कि इसका क्या कन्वे कर रहे हैं मैसेज। और साइकिल को कभी सिक होते, बीमार होते देखा है, नहीं ना, तो ये एक मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं, एक मीनिंग इनमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेंस नहीं बन रही इस सेंटेंस की। तो इनको हम चेंज कर दें, हम लिखे माई फादर इज सिक एंड माई साइकिल इज पंक्चर्ड। तो इनका मीनिंग बिल्कुल सही हो जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है कि उसका फादर बीमार है और उसकी साइकिल पंचर हो गई है। यानी कि वर्ड ऑर्डर इज करेक्ट, बट सेंटेंस और सेंस उसकी क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो यहां पे क्या कहा गया है, वर्ड्स ऑर्डर इज करेक्ट। अगर वर्ड ऑर्डर देखिए, यहां पर हमने देखा कि इनका वर्ड का ऑर्डर बिल्कुल सही है, वर्ड ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस की सेंस और मीनिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यह क्या होंगे, यह सिमेंटिक वाक्य नहीं होंगे।
तो यह क्या कहा गया, फिर इसको हम आगे लिख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर इज करेक्ट एंड सेंटेंस सेंस और मीनिंग भी होना चाहिए उस सेंटेंस का, ऑल्सो करेक्ट होना चाहिए। अब हमने देखा इसमें कि हमने इससे पहले वाला कौन सा रूल पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या था, ऑर्डर का रूल सही था। तो जो हमने अब सेंटेंस देखे यह सिंटैक्टिकली तो करेक्ट थे। क्या थे, सिंटैक्टिकली तो करेक्ट थे, बट यह सिमेंटिकली इनकरेक्ट थे। कैसे इनकरेक्ट थे वो देखिए इस तरह से। अब इनमें ऑर्डर तो हमने वही फॉलो किया है, पहले वही है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है एंड फिर ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड का ऑर्डर है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इनका कोई सेंस नहीं बनता, कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस ये नहीं कहला रहा, इसीलिए इसको सिंटैक्टिकल करेक्ट कहेंगे और सिमेंटिकल इनकरेक्ट कहेंगे। अब अगर आप इसके साथ में एक और देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो हम एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं ताकि हमारा कोई डाउट ना रहे। इसका एग्जाम्पल, आई एम डूइंग ऑफिस वर्क एंड माई फादर इज डूइंग होमवर्क। अब देखिए ये सिंटैटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें वर्ड का जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है, लेकिन इनका अर्थ क्या निकल रहा है कि मैं तो ऑफिस का काम कर रहा हूं और मेरे फादर क्या कर रहे हैं, वो होमवर्क कर रहे हैं। अब फादर होमवर्क करेंगे नहीं ना, फादर क्या करेंगे, फादर ऑफिस का वर्क करेंगे और हम क्या करेंगे, हम होमवर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनकी सेंस कुछ नहीं निकल रही, तो यानी कि इनका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा सही, सिमेंटिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, वर्ड का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट हो, बट अगर सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, तो वह सिमेंटिकली करेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इनको हम चेंज कर देंगे तो यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे, सिमेंटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फिफ्थ एंड लास्ट रूल। यह हम नंबर डालते हैं नंबर 5, और यह कौन सा है, ये है प्रैग्मेटिक्स, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, व्यवहारिक। तो इसमें कौन से सेंटेंस जो हमारी रियल लाइफ से वर्ड रिलेटेड हैं, जो हमारी रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड हैं और ये डिपेंड करते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड है हमारी रियल लाइफ से, रियल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड, क्योंकि ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही यूज करते हैं और ये डिपेंड करते हैं। यहां पर हम देखते हैं डिपेंड, इट्स डिपेंड अपॉन, क्योंकि देखिए हर किसी का कल्चर अलग है, तो किस किसके डिपेंड करते हैं, यह व्यवहारिक वर्ड कल्चर पे, सोसाइटी पे, सिचुएशन पे। तो इन पर क्या वर्ड पता है, जो हमारे प्रैग्मेटिक वर्ड्स होते हैं इनका सोसाइटी, कल्चर और सिचुएशन पर काफी प्रभाव पड़ता है। इनके अकॉर्डिंग हम वर्ड की सेंस, और कल्चर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड की सेंस या सेंटेंस की सेंस और मीनिंग दोनों ही बदल जाते हैं। और सबसे मीनिंग इसमें सबसे जरूरी क्या होता है, इसमें कोई भी रिटन रूल नहीं होते, नो रिटन रूल फॉर दिस। और कैसे कहा गया है, लैंग्वेज और वर्ड सेंटेंस का यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कल्चर, सोसाइटी। यानी कि हम इन 3 एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं और कौन सा सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है कल्चर, सोसाइटी और सिचुएशन पर। और कहा गया है कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन,
यानी कि जब हम बात करते हैं, जब उन वर्ड्स को हम यूज करते हैं जिनसे हमारी कन्वर्सेशन क्या लगे, एक मीनिंगफुल लगे और सामने वाला इन वर्ड्स के बारे में जानता हो। तो कैसे होता है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हैं हम तब, हम जब देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हरियाणा वाले अगर किसी ऐसी जगह पे बोले जहां पे हरियाणवी नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हो थोड़ा बहुत, आजकल मीडिया से बहुत कुछ लैंग्वेज हम सीख जाते हैं, तो अगर कहें लैंग्वेज में हरियाणवी लैंग्वेज बिल्कुल ठेठ हरियाणवी होती है, तो हरियाणा वाला अगर बाहर बोलता है तो सामने वाले को लगेगा यह बहुत ही रूड है, बहुत ही कड़क आवाज में बोला है। लेकिन अगर वही हरियाणवी अगर हरियाणा के अंदर बोलता है हरियाणवी लैंग्वेज, तो उनको बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनका हर रोज का यही होता है, हर रोज वो वही सेम लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई पंजाबी है, तो पंजाबी अगर बाहर बोलता है तो बहुत ही ऐसे हमें लगता है बहुत ही हम्बली बोल रहा है, बहुत ही मिठास होता है लैंग्वेज में। लेकिन हरियाणवी के सामने अगर ऐसी लैंग्वेज बोली जाए तो वो कहेगा ये तो मक्खन लगा के बोल रहा है, और पंजाबी को लगेगा कि हरियाणवी वाला तो बहुत ही कड़क है, बहुत ही सॉलिड आवाज में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही ऐसी होगी, यानी कि कल्चर का यहाँ पे इफेक्ट नजर आ रहा है। और दूसरा हम सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन देखिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत अच्छा पर्स है। अगर वो पर्स आपकी, मान लीजिए आपकी मम्मा को पसंद है, तो आपकी मम्मी आपका पर्स कहीं पे सोसाइटी में या फिर किसी भी पार्टी में लेके चली गई, तो आपको बहुत पसंद है पर्स, आपने अपनी फ्रेंड को भी नहीं दिया था, फ्रेंड को आपने मना कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा ये पर्स लेने की। तो ठीक अगर आपकी उसी पर्स को आपकी मम्मी लेके चली जाए, तो आपकी मम्मी को आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये पर्स लेने की, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना। अगर वही पर्स हमारी फ्रेंड या हमारी बहन या फिर हमारा छोटा भाई बहन लेके जाता, तो हम उसे कह देते तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्स को हाथ लगाने की। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस बदल जाते हैं। फिर सोसाइटी का हो जाता है कन्वर्सेशन, कैसे होती है, इससे मीनिंगफुल कन्वर्सेशन भी होती है। तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में सामने वाले को पता होना चाहिए। एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होती है जो हम एक दूसरे से बोलते हैं। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन क्या करते हैं, हम दो लोग बात करते हैं जिसमें एक सुनता है, एक क्या करेगा, एक तो सुनता है और दूसरा बोलता है। एक की बात खत्म होने पर ही, मतलब एक इंसान पहले वाला बोलेगा तो दूसरे वाला सुनेगा। जब पहले वाले की बात खत्म हो जाएंगी तभी दूसरे वाला अपनी बात को कहेगा। तो ये होती है कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, जिसमें एक सुनता है पेशेंसली और एक बोलता है, और जब एक अपनी बात कहकर चुप हो जाता है तभी दूसरा बोलता है। तो ये तो होती है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। और एक तरह से होता है कि जब हम बात कर रहे होते तो हम इंट्रोड्यूस पर्सन कराते हैं, इंट्रोड्यूस पर्सन। अब मान लीजिए आप अपने ऑफिस के कलीग के बारे में अपने घर में बता रहे हैं। अगर आपके घर वाले जिसको आप बता रहे हैं उसके बारे में अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप जिसको बता रहे हैं वो जानते हैं उस पर्सन के बारे में, तो सीधा आप कहेंगे कि फलाने ने या फिर प्रीति ने या मोहित ने ऐसे किया आज मेरे साथ में। और अगर आप उसको नहीं जानते, आपकी फैमिली वाले उस पर्सन को नहीं जानते, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे ऑफिस में प्रीति नाम की लड़की है या मेरे ऑफिस में मोहित नाम का लड़का है, उसने आज मेरे साथ ये किया। तो ये इसमें क्या किया, हमने पहले क्या किया, इंट्रोड्यूस किया उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बताना, या उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस करना। अगर जानते हैं फैमिली वाले उसके बारे में, तो हम सीधा ही उसका नाम लेके अपनी बात को बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रैग्मेटिक्स, यानी कि व्यवहारिक लैंग्वेज में ये अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि रियल लाइफ में यूज होते हैं ऐसे वर्ड, और ये डिपेंड करते हैं हमारी कल्चर, सोसाइटी एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि कहीं पर तो बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट से जी से कहा जाता है, कहीं पर हरियाणा जैसे कहता है अरे रे ऐसे बोला जाता है, और कहीं पर बोला जाता है जी, जैसे राजस्थान में बोला था सा बोलते हैं सबके साथ में,
खम्मा घड़ी सा ऐसे बोलते हैं, भाई सा, बहन सा, तो ऐसे मतलब सा लगा के बोलते, तो वो एक रिस्पेक्ट के वे में बोलते हैं। तो यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग ये वर्ड चेंज हो जाते हैं और एक कन्वर्सेशन में, एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाते हैं। तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार सीधा सीधा आ जाता है कि एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन वह कहलाती है जिसमें दो लोग होते हैं और एक सुनता है और एक बोलता है। फिर इंट्रोड्यूस पर्सन के में क्या होता है, इंट्रोड्यूस पर्सन में होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएं, अगर सामने वाला नहीं जानता है तो ये तो थे हमारे लैंग्वेज के रूल, जिनके बारे में बेसिकली पूछा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि वह रूल जिसमें वर्ड को ब्रेक नहीं किया जाता या साउंड को ब्रेक नहीं किया जाता, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फोनेम। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ऑर्डर सही हो और उसका कोई सेंस नहीं निकल रही उस सेंटेंस की, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सिमेंटिकली, उसमें कौन सा एरर वो बताएंगे, ये पूछेंगे उनमें कौन सा एरर है। तो सिमेंटिकली अगर करेक्ट है और उसकी सेंस नहीं निकल रही है तो यह सिमेंटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंटैक्टिकली तो वो सही है, यानी कि ऑर्डर तो सही है वर्ड्स का, लेकिन उनकी कोई सेंस नहीं निकली, यानी कि कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो यह सिमेंटिकली इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। आज की वीडियो में, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बने रहिए अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।